नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत में स्थानीय सरकारें, मतलब वो सरकारें जो गांव और जिला स्तर पर काम करती हैं, केंद्र और राज्य से अलग। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के सबसे करीब होती हैं। हमारे पास स्रोत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का एक अध्याय जो इन्हीं की जरूरत, इनके विकास और खास तौर पर वो 73वें और 74वें संविधान संशोधनों पर बात करता है। बिल्कुल। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्थानीय सरकारें आखिर इतनी जरूरी क्यों हैं, इनका विकास कैसे हुआ और वो जो संशोधन हुए 1992 में उन्होंने क्या बदला, क्या वाकई कुछ बदला जमीन पर, ये सवाल अहम है। हाँ, और कुछ उदाहरण भी देखेंगे हम, जैसे मध्य प्रदेश की सरपंच गीता राठौर का जिक्र है। उन्होंने आरक्षण से शुरुआत की पर फिर अपने काम के बल पर सामान्य सीट से भी जीती। या फिर वो तमिलनाडु की वेंगानवासल पंचायत का मामला, कैसे उन्होंने अपनी जमीन के लिए संघर्ष किया। तो चलिए इसी में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इनकी जरूरत ही क्यों है, स्थानीय सरकारें क्यों? देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना तो नहीं है। असली मतलब है भागीदारी, मतलब लोगों का जुड़ाव और जवाबदेही। ये सरकारें लोगों के सबसे नजदीक हैं, तो उनकी जरूरतें बेहतर समझ सकती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जो रोज की समस्याएं हैं उनसे सीधा वास्ता। सही। और जो स्थानीय ज्ञान होता है, वहाँ के जो हित होते हैं, उनको ध्यान में रखकर जब फैसले लिए जाते हैं तो वो ज्यादा कारगर होते हैं। प्रशासन भी बेहतर होता है लोगों के लिए भी। आप सोचिए, अपनी समस्या सुलझाने के लिए उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, यहीं पर आसानी से, जल्दी और कम खर्चे में काम हो सकता है। तो सिद्धांत ये हुआ कि जो काम स्थानीय स्तर पर हो सकता है, बिल्कुल, वो वहीं होना चाहिए। उसे स्थानीय लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों पर ही छोड़ना चाहिए। गीता राठौर का उदाहरण तो यही दिखाता है ना। उनकी सक्रियता से गांव में कितना कुछ हुआ। पानी की टंकी, स्कूल की इमारत, सड़कें। हाँ, और ये सिर्फ अच्छे काम की कहानी नहीं है, ये भी दिखाता है कि कैसे आरक्षण वो एक शुरुआती मौका बन सकता है, जिससे काबिल लोग, जिन्हें शायद वैसे मौका ना मिलता, वो नेतृत्व में आ सकें। बाद में तो वो अपने काम से जीती। सही कहा। और वेंगाईवासल पंचायत, वो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़े। हाँ, वो मामला भी यही दिखाता है कि ये संस्थाएं अगर मजबूत हों तो लोगों के हक के लिए खड़ी हो सकती हैं। यही तो लोकतंत्र को जमीनी बनाता है असल में। अच्छा, अब जरा इनके विकास पर आते हैं। भारत में ये व्यवस्था बनी कैसे? स्रोत बताते हैं कि पंचायतें तो पुरानी हैं। हाँ, पंचायतें, सभाएं, ये तो बहुत पुरानी व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ। लेकिन जो आज का रूप है, उसकी शुरुआत कह सकते हैं 1882 में लॉर्ड रिपन ने लोकल बोर्ड्स बनाए थे। अच्छा। फिर वो 1919 और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए। उनके तहत कुछ प्रांतों में पंचायतें बनी भी। और गांधी जी तो थे ही ग्राम स्वराज के बड़े पक्षधर। वो चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, गांव आत्मनिर्भर बने। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति नीचे तक जाए। बिल्कुल। लेकिन जब संविधान बन रहा था तब इन्हें उतनी अहमियत क्यों नहीं मिली? आपने बताया कि राज्यों को सौंप दिया गया और सिर्फ नीति निदेशक सिद्धांतों में डाल दिया। ऐसा क्यों? हाँ, इसके कुछ कारण थे। एक तो देखिए, देश का विभाजन हुआ था, तो उस वक्त देश की एकता बनाए रखना सबसे बड़ी चिंता थी। और डॉक्टर अंबेडकर जैसे कुछ बड़े नेताओं को ये भी डर था कि गांव में जो गुटबाजी है, जातिवाद है, कहीं वो पंचायतों के जरिए और मजबूत न हो जाए। अच्छा, ये भी एक पहलू था। हाँ, और नीति निदेशक सिद्धांत, वो तो आपको पता है, सलाहकारी होते हैं। हाँ। मतलब सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो उन्हें लागू करे, पर आप उन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। हाँ। तो संवैधानिक मजबूती नहीं मिली उस वक्त। फिर भी आजादी के बाद कोशिशें तो हुई, जैसे वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था 1952 का। हाँ, हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। और 1960 के दशक में कुछ राज्यों ने, जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उन्होंने इसे अपनाया भी। लेकिन फिर भी दिक्कतें रहीं। बहुत दिक्कतें थी। असल समस्या थी कि इन पंचायतों के पास न तो पर्याप्त शक्तियां थीं, न पैसा। चुनाव भी नियमित नहीं होते थे। कई बार तो राज्य सरकारें यूं ही भंग कर देती थीं। स्थिति अच्छी नहीं थी। इसीलिए फिर 1987 के बाद इसकी समीक्षा हुई और 1989 में वो पी.के. थुंगन समिति बनी। हाँ, थुंगन समिति। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई इन्हें संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा, तभी ये मजबूत होंगी। और यहीं से फिर कहानी पहुंचती है 1992 के उन दो बड़े संशोधनों तक, 73वां और 74वां। ये क्या थे और इन्होंने क्या बड़े बदलाव किए? जी, 1992 में संसद ने ये पास किए और 1993 में लागू हुए।
73वां संशोधन है ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए, जिन्हें हम पंचायती राज संस्थाएं या PRIs कहते हैं। और 74वां है शहरी स्थानीय सरकारों के लिए, नगर पालिकाएं वगैरह। अच्छा, एक गांव के लिए, एक शहर के लिए। हाँ, मोटे तौर पे इनका मकसद ही था स्थानीय सरकारों को ताकत देना और पूरे देश में उनकी बनावट और कामकाज में एकरूपता लाना। तो 73rd संशोधन में मुख्य बातें क्या थीं? क्या क्या बदला? कई अहम चीजें। पहली, एक त्रिस्तरीय ढांचा अनिवार्य कर दिया गया, यानी गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, बीच के स्तर पर मंडल या ब्लॉक या तालुका पंचायत और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये 3 स्तर जरूरी हो गए। हाँ, हर राज्य के लिए छोटे राज्यों को छोड़कर। और ग्राम सभा को भी अनिवार्य किया गया, मतलब गांव के सभी वयस्क वोटर मिलकर ग्राम सभा बनाएंगे। ठीक है। और चुनाव? चुनाव हर 5 साल में होंगे और सीधे चुनाव होंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस, सभी स्तरों पर सदस्यों के लिए। कार्यकाल 5 साल का तय हुआ और अगर राज्य सरकार किसी पंचायत को समय से पहले भंग करती है तो 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराने ही होंगे। ये बहुत जरूरी था क्योंकि पहले तो भंग कर देते थे और चुनाव होते ही नहीं थे। बिल्कुल, इससे एक निरंतरता है। नहीं, बल्कि अध्यक्ष के पदों पर भी 1/3 महिलाओं के लिए। जी, और अनुसूचित जातियों SC और जनजातियों ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। राज्य सरकारों को ये छूट दी गई कि अगर वे चाहें तो अन्य पिछड़ा वर्गों OBCs के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकती हैं। तो इससे प्रतिनिधित्व का दायरा बहुत बढ़ गया। निश्चित रूप से स्थानीय नेतृत्व का जो सामाजिक चरित्र था वो बदला। काम करने के लिए शक्तियां भी दी गईं। वो 11वीं अनुसूची की बात आती है। हाँ, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय लिस्ट किए गए, जैसे कृषि, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, सड़कें, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इस तरह के 29 काम। ये वो काम थे जो पंचायतों को दिए जाने थे। हाँ, ये विषय राज्यों द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने थे। लेकिन यहाँ एक पेंच है, इनका वास्तविक हस्तांतरण कितना और कैसे होगा, ये राज्य के विधान पर छोड़ दिया गया। अच्छा, मतलब संविधान ने लिस्ट तो दे दी पर असली ताकत देने का काम राज्यों पर छोड़ा। बिल्कुल। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी। एक, पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का पद बनाया गया। और दूसरा, स्थानीय सरकारों की माली हालत की समीक्षा करने और राज्य सरकार से उन्हें कितना पैसा मिले, इसकी सिफारिश करने के लिए हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने का प्रावधान हुआ। ठीक है। और वो आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी कुछ अलग था। हाँ, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों की अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाएं होती हैं, तो उनके लिए 1996 में एक अलग कानून आया, पैसा एक्ट, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम। इसने पंचायतों के प्रावधानों को इन क्षेत्रों में लागू करते हुए उनकी पारंपरिक ग्राम सभाओं को काफी अधिकार दिए ताकि उनकी संस्कृति और रिवाजों का ध्यान रखा जा सके। समझ गई। ये तो हुआ 73वां संशोधन, यानी ग्रामीण इलाकों के लिए। अब 74वां वो शहरी क्षेत्रों के लिए था। जी, 74वां संशोधन शहरी क्षेत्रों पर लागू होता है। शहरी क्षेत्र कौन से होंगे, ये जनगणना के हिसाब से तय होता है। कम से कम 5000 की आबादी हो, कम से कम 75% पुरुष आबादी गैर खेती के कामों में लगी हो और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। अच्छा, ये परिभाषा है। चुनाव, महिलाओं और SC/ST के लिए आरक्षण, OBC का राज्यों पर निर्भर, 5 साल का कार्यकाल। यहाँ भी शक्तियों के हस्तांतरण की बात है, जिसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें 18 विषय हैं, जैसे शहरी नियोजन, सड़कें, पानी सप्लाई, सफाई, पब्लिक हेल्थ वगैरह। और राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग। हाँ, वो दोनों संस्थाएं शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी काम करती हैं, मतलब एक ही राज्य चुनाव आयोग और एक ही राज्य वित्त आयोग, दोनों ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए जिम्मेदार हैं। तो कुल मिलाकर इन दोनों संशोधनों ने एक पूरा ढांचा खड़ा कर दिया स्थानीय स्वशासन का, है ना? बिल्कुल, एक संवैधानिक ढांचा जो पहले नहीं था। तो अब सवाल ये है कि इन संशोधनों को लागू हुए करीब 30 साल हो गए हैं। जमीनी हकीकत क्या है? क्या बदलाव आया है? बदलाव तो आया है, इसमें कोई शक नहीं। सभी राज्यों ने अपने अपने कानून बना लिए हैं इन संशोधनों के हिसाब से। चुनाव अब नियमित रूप से हो रहे हैं और आप संख्या देखिए, आज देश भर में 600 से ज्यादा जिला पंचायतें हैं, करीब 6000 ब्लॉक या मध्यवर्ती पंचायतें हैं और लगभग 2,40,000 ग्राम पंचायतें हैं। 2,40,000? हाँ,
और शहरों में देखें तो 100 से ज्यादा नगर निगम हैं, करीब 1400 नगर पालिकाएं हैं और 2000 से ज्यादा नगर पंचायतें हैं। हर 5 साल में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुने जाते हैं निकायों के लिए। 32 लाख! ये तो बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया में शायद कहीं और इतने निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होंगे स्थानीय स्तर पर। शायद नहीं। और इसमें भी जो सबसे सकारात्मक बात है वो है प्रतिनिधित्व का बढ़ना। उन 32 लाख में से 13 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। 13 लाख महिला प्रतिनिधि? हाँ, आरक्षण की वजह से ये संभव हुआ है। आज हजारों महिलाएं सरपंच हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मेयर हैं। इससे न सिर्फ उनकी राजनीतिक समझ बढ़ी है, बल्कि वो ज्यादा आत्मविश्वासी हुई हैं। संसाधनों पर उनका नियंत्रण बढ़ा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि वो सरपंच पति वाली समस्या भी सुनने में आती है कहीं कहीं। हाँ, वो एक चुनौती है जिसे प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व कहते हैं, कि चुनी तो महिला जाती है पर काम उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं। ये समस्या है, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं खुद आगे आ रही हैं और ये आरक्षण कम से कम उन्हें दरवाजे तक तो लाया है। और SC/ST समुदायों का प्रतिनिधित्व? वो भी काफी बड़ा है। लगभग 6.5 लाख निर्वाचित सदस्य SC/ST समुदायों से हैं। तो जो स्थानीय निकायों का सामाजिक प्रोफाइल था वो बदला है। वो अब ज्यादा समावेशी लगते हैं, ज्यादा प्रतिनिधि मूलक लगते हैं। तो प्रतिनिधित्व के स्तर पर तो काफी प्रगति हुई है, लेकिन क्या ये संस्थाएं वाकई उतनी शक्तिशाली हो पाई हैं जितना सोचा गया था? स्रोत कुछ गंभीर चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, और चुनौतियां कम नहीं है। शायद सबसे बड़ी चुनौती है शक्तियों और फंड्स की कमी। वो जो 11वीं और 12वीं अनुसूची में विषय लिस्ट किए गए थे, ज्यादातर राज्यों ने उनमें से अधिकांश महत्वपूर्ण विषय और उनसे जुड़े अधिकार और फंड्स वो वास्तव में स्थानीय निकायों को सौंपे ही नहीं है। अच्छा, मतलब कागज पर तो विषय दे दिए पर असली ताकत नहीं दी। काफी हद तक यही हुआ है। उनके पास अपने खुद के संसाधन जुटाने के साधन भी बहुत कम है। वो वित्तीय मदद के लिए पूरी तरह से राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भर रहते हैं। एक आंकड़ा है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय जो कुल राजस्व देश में इकट्ठा होता है, उसका सिर्फ 0.24% ही खुद जमा कर पाते हैं। सिर्फ 0.24%? हाँ, जबकि सरकारी खर्च का लगभग 4% उनके माध्यम से होता है। तब समझ सकते हैं कि निर्भरता कितनी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दुनिया में सबसे ज्यादा 32 लाख प्रतिनिधि तो चुन लिए, पर उन्हें काम करने के लिए ना तो पर्याप्त अधिकार दिए ना ही पैसा। ये तो एक तरह का संरचनात्मक विरोधाभास लगता है। आप इसे कह सकते हैं। स्थिति काफी हद तक यही है कि ये स्थानीय निकाय प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते। ज्यादातर ये केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने वाली एक एजेंसी बनकर रह गए हैं। लोगों को सीधे तौर पर ये चुनने का मौका कम ही मिलता है कि उनके लिए कौन से कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाएं या संसाधनों का आवंटन कैसे हो। तो असल विकेंद्रीकरण, मतलब शक्तियों का नीचे तक जाना, वो अधूरा रह गया। हाँ, अधूरा है। एक और चुनौती है, वो जो पहले से मजबूत सामाजिक समूह हैं गांव में या शहरों में, वो आसानी से अपनी शक्ति छोड़ना नहीं चाहते। तो जब आरक्षण के जरिए या चुनाव के जरिए नए लोग, खासकर वंचित समुदायों से या महिलाएं, सत्ता में आते हैं, तो कभी कभी तनाव और संघर्ष की स्थिति भी बनती है। ये भी एक व्यावहारिक दिक्कत है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि स्थानीय सरकारें लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कितनी जरूरी हैं, भागीदारी और जवाबदेही के लिए। हाँ, उनका महत्व निर्विवाद है। और 73वें और 74वें संशोधनों ने निश्चित रूप से एक ढांचा तैयार किया, एक समलैंगिक आधार दिया, प्रतिनिधित्व बढ़ाया, खासकर महिलाओं और SC/ST समुदायों का। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। बिल्कुल, ये मील के पत्थर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो असली चुनौती है वो इन कानूनों की जो आत्मा है उसे लागू करने में है। मतलब शक्तियों और संसाधनों का वास्तविक विकेंद्रीकरण, वो अभी भी होना बाकी है। सही कहा। बोलिविया का उदाहरण दिया गया है स्रोत में, जहां राष्ट्रीय टैक्स का 20% सीधे नगर पालिकाओं को दे दिया गया था। हाँ, उससे वहां काफी फर्क पड़ा। जब तक स्थानीय निकायों के पास वित्तीय स्वायत्तता नहीं होगी, अपने फैसले लेने की आजादी नहीं होगी, तब तक वो पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाएंगे। सिर्फ ढांचा खड़ा कर देना या चुनाव करा लेना ही काफी नहीं है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यही रह जाती है कि ये जो लाखों निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ये जो संस्थाएं हैं, इन्हें सिर्फ प्रतीकात्मक ना रहने दिया जाए। इन्हें वित्तीय और कार्यात्मक रूप से, मतलब काम करने के लिहाज से और पैसे के लिहाज से सचमुच में स्वायत्त पैसे बनाया जाए, ताकि ये केवल ऊपर से आई योजनाएं लागू करने वाली एजेंसी ना रहें, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास के बारे में खुद सोच सकें,
खुद फैसले ले सकें, ये बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है आगे के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ द डीप डाइव पर। नमस्कार। नमस्कार।